स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाले OnePlus 15, Red Magic 11 Pro और iO 15 by Dimensity 9500 वाले Vivo X 300 Pro और Oppo Find X9 Pro के मुकाबले 5 अलग अलग बेंचमार्क टेस्ट में कैसे खड़े होंगे, जहां हम बैटरी ड्रेन, हीट डिसिपेशन, थ्रॉटलिंग स्कोर और फ्रेम प्रति सेकंड का परीक्षण करेंगे। आज सभी फोन को लक्स मीटर का उपयोग करके बिल्कुल समान ब्राइटनेस लेवल पे सेट किया गया है। इस वीडियो को बनाने के समय तक इन सभी को उनके नवीनतम उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट में अपडेट किया जा चुका है। अब सभी 5 डिवाइस TSMC के M3P GNN प्रोसेस नोड पर चल रहे हैं और उनके किसी भी सीपीयू में एफिशिएंसी कोर नहीं है, लेकिन OnePlus Red Magic और iO में मौजूद Snapdragon 8 Elite Gen 5 उनकी अधिकतम क्लॉक स्पीड को 4.61 GHz तक ले आता है, जबकि Vivo और Oppo में मौजूद Dimens 4.21 GHz है। Dimens तो इस साल उनकी क्लॉक स्पीड बहुत करीब है। Oppo LPDDR5X रैम पर ही टिका हुआ है, Vivo और iO में LPDDR5X अल्ट्रा मिलता है, बट OnePlus में अल्ट्रा प्लस और Red Magic में LPDDR5T रैम मिलता है। Red Magic में UFS 4.1 Pro स्टोरेज है, जबकि बाकी सभी स्टैंडर्ड UFS 4.1 पर ही टिके रहते हैं। Oppo, Vivo और OnePlus में 120 Hz LTPO डिस्प्ले है, लेकिन OnePlus 165 Hz तक जा सकता है, लेकिन LTPO रेंज में नहीं। iQOO में 144 Hz LTPO डिस्प्ले है और Red Magic में डायनामिक 144 Hz रिफ्रेश रेट है। इन सभी को उनके उच्चतम संभावित स्क्रीन रिजोल्यूशन पर सेट किया गया है और ये सभी अपने अपने हाई परफॉर्मेंस मोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें Red Magic अपने फिजिकल कूलिंग फैन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम की बदौलत एक कदम आगे है, जिसे मैंने फास्ट स्पीड पर सेट किया है। मैंने Red Magic और iO के RGB लाइटिंग इफेक्ट को भी डिसेबल कर दिया है। आज हमें Antutu के लेटेस्ट वर्जन 11 Geekbench 6 3D Mark, Wildlife Extreme 3D Mark, सोलर बे और 3D Mark स्टील नोमैड लाइट के बारे में जानेंगे और हर बेंचमार्क के बीच में हम हर फोन के तापमान में होने वाले बदलावों को नोट करेंगे। परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट के मामले में इन दोनों सबसे पावरफुल एंड्रॉइड चिपसेट में से कौन सबसे आगे रहेगा, ये टेक्निक है और बिना देर किए चलिए इसका पता लगाते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले इनकी बैटरी परसेंटेज चेक करेंगे। बेंचमार्क पूरा होने के बाद हम आखिर में इसकी तुलना करेंगे। हम इंफ्रारेड हीट गन के साथ 0.5 के एमिसिविटी लेवल का भी इस्तेमाल करेंगे। हम इनका परीक्षण अभी और बेंचमार्क के बीच में और आखिर में भी करेंगे। ये सभी कुछ समय से बेकार पड़े हैं, तो अगर आप इनके बेकार तापमान को देखना चाहते हैं तो Red Magic सबसे ज्यादा गर्म है और Oppo सबसे ठंडा है। पहला बेंचमार्क जो हम चलाएंगे वो है Antutu वर्जन 11 और Antutu हर चीज का परीक्षण करता है। CPU प्रोसेसिंग, GPU पावर के साथ बेस टेस्ट और डिमांडिंग टेस्ट, मेमोरी टेस्टिंग और यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो रेंडरिंग शामिल है। वर्जन 11 वर्जन 10 से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन टेस्टिंग सेगमेंट को आधुनिक स्मार्टफोन क्षमताओं को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए एडजस्ट किया गया है, जिसमें AI रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि स्क्रॉलिंग और अपलोडिंग जैसे रियल वर्ल्ड यूज केस को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके। स्कोरिंग एल्गोरिदम में भी बदलाव किया गया है, इसलिए ओवरऑल स्कोर में उछाल देखने की उम्मीद है और आप वर्जन 11 के स्कोर की तुलना वर्जन 10 से नहीं कर सकते। पिछली पीढ़ी के मुकाबले इन दोनों फ्लैगशिप चिपसेट में काफी सुधार हुआ है। ये दोनों अब TSMC के 3rd Gen M3P प्रोसेस नोड पर चल रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में काफी उछाल देखने को मिलेगा। ये दोनों अभी भी ऑक्टा कोर हैं, लेकिन बेशक ये दोनों अभी भी ऑक्टा कोर। क्लॉक स्पीड हर जगह बढ़ गई है। स्नैपड्रैगन चिप में बेहतर एफिशिएंसी के साथ 20% CPU परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी देखी गई है और इसके Adreno X40 GPU में 23% परफॉर्मेंस बूस्ट, रे ट्रेसिंग में 25% की बढ़ोतरी और 20% ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलता है। Dimensity चिप अपने 3rd जनरेशन या बिग कोर डिजाइन पर है, जिसमें 32% ज्यादा सिंगल कोर और 17 ज्यादा मल्टी कोर परफॉर्मेंस है। इसके मेन कोर पर 55% ज्यादा एफिशिएंट और मल्टीटास्किंग के दौरान 35% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका आरएम वाली G1 अल्ट्रा GPU 30% पर परफॉर्मेंस बम्प, रेसिंग में 112% की बढ़ोतरी और 42% ज्यादा एफिशिएंट देता है। बेशक OnePlus Red Magic और AU में Qualcomm चिप है और Vivo और Oppo में MediaTek चिप है और ये सभी नए इंप्रूवमेंट और स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि हर ब्रांड ने नए चिपसेट को कितनी अच्छी तरह से लागू और ऑप्टिमाइज किया है, खासकर इतने कॉम्पैक्ट पैकेज में इतनी पावर के साथ। और इतनी पावर के साथ हीट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो हमें Antutu के बाद तापमान की ओर ले जाता है। और फिजिकल कूलिंग फैन और लिक्विड कूलिंग के साथ भी Red Magic सबसे कूल नहीं है, लेकिन सबसे हॉट भी नहीं है। हालांकि ये शायद सबसे ज्यादा काम कर रहा है।
बाकी सभी में अभी भी बहुत ही सक्षम वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम है। He's right। और AnTuTu के बाद वीवो वास्तव में सबसे कूल निकला और सबसे कम तापमान प्राप्त किया, जबकि OnePlus सबसे हॉट रहा और ये बाकी की तुलना में काफी ज्यादा गर्म है। ये सबसे ज्यादा तापमान भी प्राप्त करता होता है। इसके बाद हमारे पास Geekbench 6 है, जो मुख्य रूप से सिंगल और मल्टी कोर CPU स्पीड पर केंद्रित है। Geekbench में मल्टी कोर परफॉर्मेंस को अब एक वर्कलोड द्वारा परखा जाता है, जिसमें सभी कोर एक साथ काम करके एक साझा उद्देश्य पर काम करते हैं, न कि कई अलग अलग कार्यों पर। मुझे उम्मीद है कि स्नैपड्रैगन फोन अपनी हाई क्लॉक स्पीड के कारण यहाँ आगे निकल जाएंगे, लेकिन डायमेंसिटी फोन को सिंगल सुपर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस कोर और 3 प्राइम कोर के बाद 4 परफॉर्मेंस कोर होने के कारण अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, जबकि स्नैपड्रैगन के 2 प्राइम कोर और 6 परफॉर्मेंस कोर हैं। Geekbench पर तापमान का गिरना बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि ये AnTuTu जितना लंबा या डिमांडिंग नहीं है, और ऐसा नहीं लगता कि इनमें से किसी में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इसलिए मुझे संदेह है कि इनमें से किसी में भी थ्रॉटलिंग हुई होगी। OnePlus अभी भी सबसे हॉट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। वीवो में सबसे कम गिरावट आई है, लेकिन अब ओप्पो सबसे कूल है। हमारे पिछले 3 बेंचमार्क टेस्ट 3D मार्क के अंदर हैं, और चूंकि हर टेस्ट सिर्फ 1 मिनट लंबा है, इसलिए हम तीनों टेस्ट के बाद तापमान रिकॉर्ड करेंगे। पहला टेस्ट वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम 4K पर रेंडर किया गया एक मोबाइल बेंच है। फिर हम SolarBay पर जाएंगे, जो हाई एंड मोबाइल और लाइट वेट लैपटॉप के लिए रे ट्रेसिंग बेंचमार्क है, जहां मुझे उम्मीद है कि डायमेंसिटी 9500 चिप्स रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में ज्यादा बूस्ट के कारण आगे निकल जाएंगे। और अंत में हम स्टील नोमैड लाइट चलाएंगे, जो कि 4040p रेजोल्यूशन पर रेंडर किया गया एक लॉन्गेस्ट बेंचमार्क है, और इसे हाई एंड मोबाइल और हल्के पीसी के लिए बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि डायमेंसिटी रन वीवो और ओप्पो स्नैपड्रैगन रन रेड मैजिक और आईयू से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डायमेंसिटी का इंटीग्रेटेड एआर वाली G1 Ultra MC12 GPU 1.76 GHz की हाई फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जबकि स्नैपड्रैगन फोन में एड्रीनो 840 GPU 1.2 GHz पे चलता है। 1.2 GHz पर चलता है। G1 Ultra में एड्रीनो के 3 स्लाइस डिजाइन के विपरीत 12 कोर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बड़े स्प्रेड डिजाइन के कारण इसे थोड़ा ठंडा चलना चाहिए। मैं हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो मेरे फुल रिव्यू में इन सभी फोन पर कुछ गेम खेलने के बाद इसके बाद इन्हें जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सभी एक जैसी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि डायमेंसिटी पावर्ड फोन लंबे गेमिंग सेशन के दौरान ठंडे रहते हैं। वो ठंडे रहते। तीनों 3D मार्क टेस्ट के बाद ओप्पो एक बार फिर सबसे ठंडा रहा और वीवो ने सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाया। OnePlus ने एक बार फिर सबसे कम तापमान बढ़ाया, लेकिन इस बार रेड मैजिक सबसे ज्यादा गर्म रहा। और शुरुआत से लेकर आखिर तक कुल मिलाकर तापमान की बात करें तो बेशक रेड मैजिक सबसे ज्यादा गर्म रहा, लेकिन उसने सबसे ज्यादा तापमान नहीं बढ़ाया, वीवो ने बढ़ाया। दूसरी तरफ ओप्पो सबसे ठंडा रहा और उसने सबसे कम तापमान बढ़ाया, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये तीनों एक जैसे ही थे। आपको याद रखना होगा कि इन सभी फोन में कूलिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है, जो इनसे गर्मी को दूर रखता है। इसलिए भले ही ये हाथ में गर्म हो, लेकिन इनके अंदरूनी हिस्से ठंडे रहते हैं, जो सबसे जरूरी है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो इन फोन के मेरे हालिया बैटरी टेस्ट के उलट आईयू सबसे ज्यादा कारगर रहा और रेड मैजिक सबसे कम। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वीडियो ने हाई लोड और हाई परफॉर्मेंस मोड के साथ इनके अधिकतम प्रदर्शन पे चलाने के बारे में है। आपको ये भी याद रखना होगा कि हम रेड मैजिक के फिजिकल फैन और लिक्विड कूलिंग पंप को उनकी अधिकतम स्पीड पर चला रहे थे, जिससे निश्चित रूप से परफॉर्मेंस में सुधार होगा, लेकिन इससे बैटरी की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, वीवो ने यहाँ सबसे अधिक प्रतिशत तक बैटरी खत्म की, लेकिन इसकी बैटरी रेड मैजिक से बहुत कम है। तो स्वाभाविक रूप से रेड मैजिक ने सबसे खराब एमएच प्रति मिनट रीडिंग के साथ अंत किया, लेकिन चूंकि रेड मैजिक ने सबसे अधिक मेहनत की, इसलिए ये 4 मिलियन से अधिक स्कोर के साथ और 2 में पहले स्थान पर रहा, जो कि बहुत ही पागलपन है। हालांकि ईगो ने सबसे अच्छी दक्षता के साथ सबसे कम बैटरी खत्म की और फिर भी पहले स्थान से बहुत दूर नहीं होने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहा। OnePlus भी बहुत दूर नहीं था। डायमेंसिटी द्वारा संचालित वीवो और ओप्पो क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहे। जब Geekbench सिंगल कोर स्कोर की बात आती है तो वीवो और ओप्पो अभी भी चौथे और 5वें स्थान पर हैं, लेकिन उनके स्कोर बाकी से बहुत दूर नहीं है। आईयू अब तीसरे स्थान पर आ गया है और OnePlus दूसरे स्थान पर है और रेड मैजिक ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो दोनों की प्लेसमेंट एक जैसी ही थी, लेकिन इस बार ओप्पो वीवो से काफी नीचे था और रेड मैजिक ने बाकी सभी से काफी ज्यादा स्कोर किया। मुझे उम्मीद थी कि वीवो और ओप्पो 3D मार्क वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंचे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेड मैजिक यहाँ पहले स्थान पर आएगा और आईयू और OnePlus को पीछे छोड़ देगा, जो आखिरी स्थान पर रहे। मुझे लगता है कि रेड मैजिक के गेमिंग चिपसेट ने यहाँ काफी बड़ा अंतर पैदा किया होगा, लेकिन जहाँ तक SolarBay की बात है तो डायमेंशन में मिलने वाले रे ट्रेसिंग हार्डवेयर ने वीवो और ओप्पो को पहले और दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे रेड मैजिक तीसरे स्थान पर आ गया। जिससे लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो रेड मैजिक का स्कोर काफी करीब था। आईयू और OnePlus काफी पीछे थे और एक बार फिर चौथे और 5वें स्थान पर आ गए। स्टील नोमैड लाइट के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार ओप्पो पहले स्थान पर रहा
और वीवो दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन फिर से स्कोर के मामले में रेड मैजिक बहुत पीछे नहीं था और आईयू और वन प्लस फिर से काफी पीछे थे। एक बेंच के साथ उनकी प्लेसमेंट का औसत निकालने के बाद रेड मैजिक 11 प्रो पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर वीवो, फिर आईयू, फिर ओप्पो और आखिरी नंबर पर वन प्लस रहा। लेकिन रेड मैजिक को छोड़कर सभी काफी करीब थे। सीपीयू टास्क के लिए नया स्नैपड्रैगन चिप और जीपीयू के लिए डायमेंसिटी बेहतर लगता है। रेड मैजिक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओप्पो ने सबसे अच्छा और आईयू ने सबसे एफिशिएंट परफॉर्म किया। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के मामले में आप इनमें से किसी भी फोन से खुश होंगे। मुझे लगता है कि आपके मुख्य निर्णायक कारक डिस्प्ले और कैमरे होने चाहिए। हमेशा की तरह ये टेक्निक है और मैं आपसे अगले में मिलता हूँ।